और ये 80,000 लाख करोड़ के धातु, सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नेट, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये धातु भारत सरकार नहीं निकाल सकती और किसी राज्य की सरकार भी नहीं निकाल सकती। इसका मतलब ना कमलनाथ जी ये धातु निकाल सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी ये धातु निकाल सकते हैं, ना उनके बाप दामोदर ये धातु निकाल सकते हैं। लोगों को नरेंद्र मोदी जी के बाप का नाम मालूम नहीं होगा, इसलिए बताया दामोदर, वो भी धातु नहीं निकाल सकते। 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना। 56 इंच का सीना, झूठ बोल के जीना। दुनिया में साइकोलॉजिस्ट देखे, दुनिया में सोशलॉजिस्ट देखे, लेकिन फेकोलॉजिस्ट अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। नरेंद्र मोदी फेकोलॉजिस्ट, फेंकते ही रहता है, फेंकते ही रहता है, फेंकते ही रहता है। क्या फेंका? 15 लाख आएंगे, उसने लाए, आपने देखे नहीं। काला धन विदेश से लाएंगे, उसने लाया, आपके खाते में आया नहीं। कहता है मैं चाय बेचने वाला हूं, उसने चाय बेची, आपने पी नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम है। ये धातु किसी राज्य की राज्य सरकार या भारत सरकार नहीं निकाल सकती। ये धातु अगर सरकार को धातु निकालनी है तो 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। नंबर 1 जनजाति सलाहकार परिषद, और नंबर 2 जो गांव-गांव में, देहात में जो आदिवासी पंचायत निर्माण होगी उनकी। ये 2 लोगों की परमिशन निकालनी होगी। अगर 2 लोगों ने परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन सरकार को रॉयल्टी देनी होगी। और वो रॉयल्टी जैसे भारत सरकार की रिजर्व बैंक है, उसी प्रकार से आदिवासियों की हर जिला में एक स्वतंत्र बैंक होगी, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। और उस बैंक में ये रॉयल्टी जमा होगी और उस रॉयल्टी के आधार पर आदिवासी अपना राज्य निर्माण करेगा। ये अधिकार दिया हुआ है। हमें भारत सरकार के रुपयों की जरूरत नहीं है। हमारे शेड्यूल एरिया में कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच सकती, बिसलेरी बॉटल भी नहीं बेच सकते, मोबाइल भी नहीं बेच सकती। अगर उनको बेचना है इस दिंडोरी जिला में तो जनजाति सलाहकार परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी होगी और आदिवासी पंचायत की परमिशन लेनी होगी। अगर हम लोगों ने एनओसी दी, एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर हमने दिया तो वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार हमारे एरिया में कर सकते हैं, लेकिन उनको टैक्स देना होगा और वो टैक्स भी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगा। उन पैसों के आधार पर, रॉयल्टी के आधार पर, टैक्स के आधार पर आदिवासी स्कूल का निर्माण करेगा, खेती का निर्माण करेगा, हेल्थ का निर्माण करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट का निर्माण करेगा, रोजगार का निर्माण करेगा। हमें भारत सरकार के रुपयों की जरूरत नहीं है। हम हमारे अधिकार, हम हमारा राज खुद निर्माण कर सकते। इतने मौलिक अधिकार संविधान में लिखे होने के बावजूद भी अभी तक लागू नहीं हुआ। लागू न होने का कारण क्या है? लागू न होने का कारण क्या है? लागू न होने का कारण है ये आर्टिकल आपको बताई। अगर आर्टिकल को, यहाँ पर वकील साहब है, वकील साहब किधर है? वकील साहब, यहाँ पर वकील साहब कोई तो भी आए थे, चले गए। अगर किसी भी आर्टिकल को लागू करना है तो पहले एक्ट बनाना पड़ता है, फिर एक्ट बनने के बाद उसको अमल में लाया जाता है। और ये एक्ट कौन बनाता है? ये एक्ट हाई कोर्ट नहीं बनाती, ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती, ये एक्ट बनाते हैं जो आप चुनकर देते हैं, विधायक, सांसद, वो लोग एक्ट बना सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं बनाया। मैंने अभी तक सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा। अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है तो जिनको आप चुनकर देते हैं वो गधे समझते हो क्या आप लोग? हैं? गधे समझते हो आप लोग उनको? मुझे अगर समझ में आ रहा है
तो वो गधे तो है नहीं है, वो उधर ही बैठे होते हैं, उनको सारा मालूम होता है क्या करना होता है, किधर सिग्नेचर करनी होती है, कैसे बिल पारित होता है, कैसे प्रस्ताव रखा जाता है, सारा उनको मालूम है। मालूम होने के बावजूद भी वो बोल नहीं रहे हैं। अभी तक 5वीं शेड्यूल 5th एंड 6th इम्प्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बना। इस वजह से 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई। अगर एक्ट बनती और अमल में नहीं आता तो ये प्रेम कुमार गिड़म पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता। एक्ट का मतलब जानते हो क्या? बहुत गंभीर है। जिस सरकार ने लागू नहीं किया ना, उनको सजा होगी। लागू करना ही पड़ता है एक्ट बनने के बाद। मैं जाता सुप्रीम कोर्ट में, क्यों? हमारा वकीलों का संगठन है। बहुत सारे लोग वकीलों को पैसे देते हैं, हम वकीलों से पैसे लेते हैं, देते नहीं है, वकील हमको पैसे देते हैं। अभी तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं केस करो। केस करेंगे तो मामला आर्गुमेंट पर आएगा, तब ना बताएंगे फिर हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर मामला पेपर में आएगा, मामला टीवी पर आएगा। तो जैसे गांधी जी जेल में जाकर बड़े हो गए, महान हो गए, हम भी हो जाएंगे। तो जो लोग प्रेम कुमार गिड़ाम को नहीं जानते थे वो जानने लग जाएंगे। जो बातें आपको बताई जा रही, ये विधानसभा और संसद में अगर शेड्यूल 5th एंड शेड्यूल 6 अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर एक्ट बनाया जाए तो ये लागू हो सकता है। अगर लागू हो जाए तो आदिवासियों को दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों को लाचार बनने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। जो रानी दुर्गावती मरावी हमारे समाज में जिनका राजपाट था, राजा शंकर शाह एवं कुंवर शाह का जो राजपाट था, वो पुनर्प्रस्थापित हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है? मैं बोलता हूं तो किसी को मिर्ची लगती होगी। गोंडवाना प्रांत निर्माण करना चाहते हो, गोंडों का राज निर्माण करना चाहते हो, कैसे निर्माण होगा? झंडा डंडा कांग्रेस बीजेपी का उठाओगे और गोंडवाना की बात करोगे, वारे पट्टे से है? चुनाव के दौरान झंडा डंडा कांग्रेस का उठाओगे और बात गोंडवानों की करोगे, शर्म आनी चाहिए। ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में बिठाकर रखना। अगर गोंडवाना प्रांत निर्माण करना चाहते हो तो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्टों का झंडा डंडा उठाना छोड़ दो। गोंडवाना प्रांत कैसे निर्माण नहीं होता उसकी 200% गारंटी, 200% गारंटी। अब ताली नहीं बजी, क्यों नहीं? अब मैं बोलने के बाद बजाओगे उसका मतलब नहीं है मैं ताली बजाओ, इसके लिए मैं खुश आदमी नहीं हूं। मैं साइकोलॉजी जानता हूं, मैं हर व्यक्ति की साइकोलॉजी जानता हूं। ताली क्यों नहीं बजी? मैं अनपढ़ गवार थोड़ी ना हूं, पीजी का स्टूडेंट हूं, उसमें भी बामसेप यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग मुझे क्या कहते जानते हो? अरे यार ये आदिवासी नहीं होगा, आदिवासी आदमी इतना नहीं बोल सकता, आदिवासी आदमी इतना जानकार नहीं हो सकता। अबे हो गया है, अभी चिंता मत करो, अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है बहुत, और मुझे 6 लाख गांव तक पहुंचना है। बड़ा कार्यक्रम है, बृहद कार्यक्रम है। हमने कोई दूसरा कार्यक्रम हमारे जीवन में नहीं रखा है, ना हम चुनाव लड़ने वाले हैं और ना हम लोग कोई, मैं पर्सनली कोई डंडा वंडा हाथ में पकड़ने वाला हूँ। समाज को जगाने का अभियान इस देश में शुरू हो चुका है। यहाँ पर जितने भी छात्र नौजवान हैं, मैं उन छात्र नौजवानों को कहता हूं सिर्फ 10 साल, अगर 10 साल इस आंदोलन में अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किए ना 10 साल, तो हम लोग इस देश को चलाने वाले लोग रहेंगे। ध्यान रखो, सिर्फ 10 साल हमें इस आंदोलन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 10 साल, बूढ़े भी नहीं होने देंगे। जिसकी उम्र 20 साल की है 10 साल बाद उसकी उम्र 30 की रहेगी, जिसकी उम्र 25 की है 10 साल बाद उसकी उम्र 35 की रहेगी, और जिनकी उम्र 30 की है 10 साल बाद उनकी उम्र 40 की रहेगी। बूढ़े भी नहीं होने देंगे। भरी जवानी में शासक करती जमात बनाएंगे। उसके 4 ट्रेनिंग मैं खुद ही लेता हूँ। पहला ट्रेनिंग लेता हूँ समाज का काम क्यों करना चाहिए, 3 दिन का।
दूसरा ट्रेनिंग लेता हूँ कैसे करना चाहिए 3 दिन का। तीसरा ट्रेनिंग लेता हूँ ट्रेनिंग्स फॉर ट्रेनर, ट्रेनर को तैयार करता हूँ, प्रशिक्षण लेने वाले लोगों को तैयार करता हूँ 2 दिन का ट्रेनिंग। और आखिरी चौथा ट्रेनिंग लेता हूँ ट्रेनिंग्स फॉर लीडरशिप, नेतृत्व करने वाले लोगों का ट्रेनिंग लेता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाषणों में, आई एम नॉट ए किंग बट आई एम अ किंग मेकर। मैं किंग पैदा कहता हूँ, किंग पैदा करता हूँ, किंग नहीं हूँ। जो बातें आपको बताई जा रही है ये साधारण मामला नहीं है साथियों। इतने अधिकार 5वीं और 6वीं अनुसूची में होने के बावजूद भी आज देश भर में आदिवासियों के 450 विधायक चुनकर जाते और 47 सांसद चुनकर जाते। जिस समाज के 450 विधायक और 47 सांसद चुनकर जाते हैं, फिर भी उस समाज में अभी तक 72 साल में 5वीं एवं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई। और आप कहते हो समाज के नेता, क्या कहते हो आप लोग? समाज के नेता। अभी तक 5वीं 6वीं अनुसूची लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसका मौलिक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं हुई। बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा। देश को चलाने के 4 पिलर है जिस पर यह भारत देश खड़ा है। विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम, और ये चारों भी पिलर ब्राह्मणों के नियंत्रण में। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना और आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। और नेहरू ने ऐसे कानून बनाए, विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका क्या है? जहां पर आप विधायक और सांसद चुनवा कर भेजते हो, वो विधेयपालिका 3.5% ब्राह्मणों की, 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, सीपीआई ब्राह्मणों की, सीपीएम ब्राह्मणों की, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों की, 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी और 7.5% आदिवासी, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। 52% ओबीसी, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। शेड्यूल कास्ट 15%, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। 10.5% मुसलमान, एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं। लेकिन 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी। इस तथाकथित आजादी के 72 साल में 2 ही पार्टियों ने राज किया, एक तो कांग्रेस ने, दूसरा बीजेपी ने। अगर कांग्रेस ने 55 साल राज किया इस देश में, तो 2 ही समाज के बदौलत राज किया, एक है मुसलमान और दूसरा आदिवासी। अब ताली बजा रहे हो, कब ताली बजानी चाहिए ये भी समझ में नहीं आ रहा, उसका भी ट्रेनिंग चलाना पड़ेगा। मैं सत्यानाश बता रहा हूँ। 55 साल कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस किसने बनाई? कोई आदिवासी था क्या? कोई शेड्यूल कास्ट था? ओबीसी था? कांग्रेस बनी 28 दिसंबर 1885 में। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में ये नागपुर का ब्राह्मण डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार काम करता था और 1935 तक कांग्रेस का विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। 1935 तक। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। जब आरएसएस बनाई फिर भी 10 साल तक वो कांग्रेस का विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई। आरएसएस की मां कांग्रेस है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। उस आरएसएस में बंगाल का ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रचारक था। उसने 1951 में जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का नाम 1980 में 2 ब्राह्मणों ने नामांतरण किया, एक अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा आडवाणी, और 1980 में जनसंघ का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। आ गया बीजेपी, यानी कांग्रेस ब्राह्मणों का दल, आरएसएस ब्राह्मणों का, बीजेपी ब्राह्मणों का। आप लोगों को लगता है कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। मैंने लोगों को पूछा क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ देश भर में कि ये एक ही है, चचेरे भाई है, मौसेरे भाई है। लोगों ने कहा नहीं है,
तो बोला क्यों? अरे ये तो झगड़ते रहते हैं एक दूसरे के विरोध में। अच्छा, तो मैंने लोगों को पूछा ये झगड़ा कहाँ होता है कांग्रेस बीजेपी का? तो बोले टीवी पर होता है, पेपर में होता है। समझ में आ रहा है? कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा कहाँ दिखाई देता है? टीवी पर दिखाई देता है। झगड़ा कहाँ दिखाई देता है? पेपर में दिखाई देता है। तो आप लोगों को लगता है नहीं अलग अलग है। अरे एक है। काशीराम साहब ने कहा था एक सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मेषराम साहब ने कहा था एक राजा राम है, दूसरा सीताराम है। सीताराम जा रहा है, राजाराम आ रहा है, राजाराम जा रहा है, सीताराम आ रहा है, सीताराम राजाराम, राजाराम सीताराम। साला भजन चल रहा है भारत में, 72 साल हो गए भजन चल रहा है। और मैं कहता हूं मेरे अनुभव से एक दादी है, दूसरा पोता है। कांग्रेस दादी है, आरएसएस कांग्रेस का बच्चा है और उसका बच्चा बीजेपी है। मतलब रिश्ते में बीजेपी कांग्रेस का दादी और पोता हो गया। दादी जा रही, पोता आ रहा, पोता जा रही, दादी आ रही, दादी पोता, खेल चल रहा है भारत में। और जिनको आप अपने नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। मायावती मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार, जीताराम जी, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित आदिवासी नेता, छोटू भाई वसावा आदिवासी नेता गुजरात तक सीमित, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। आप जिनको अपना नेता मानते हो क्षेत्रीय नेता बन गए, आगे जाकर जाति के नेता बन गए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, लालू प्रसाद यादव यादव का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, रामविलास पासवान का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, छोटू भाई वसावा भील का नेता। जो बात आपको बताई जा रही है, रामदास अठवले, प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, लेकिन अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारे नेता गोंड के नेता, भील के नेता, चमार के नेता, महार के नेता। खेल समझ में आ रहा है? लेकिन अडवाणी अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता। अगर ब्राह्मण नेतृत्व कर रहा है तो वो देश का नेता। वारे तेरा राष्ट्रवाद बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण ने अगर नेतृत्व किया, देश का नेता। अब आदिवासी लोगों को प्रेम कुमार गेड़ाम जगा रहा है, ऐसा ही नहीं है। मैं शेड्यूल कास्ट की भी बात कर रहा हूं, ओबीसी की भी बात कर रहा हूं, मुसलमानों को भी समझा रहा हूं, आदिवासियों को भी समझा रहा हूं। लेकिन ये ब्राह्मण आने वाले दिनों में प्रचार करेंगे, अरे वो आदिवासी है, फिर उसमें भी मेरी जाति ढूंढेंगे, कौन से जाति का है, फिर बोलेंगे नहीं ये तो फला फला जाति का नेता है। अच्छा, तू सर्टिफिकेट देखा कि ये प्रेम कुमार गेड़ाम किसका नेता है, किसका नेता नहीं है? तेरे सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत है। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, जिनको आप नेता कहते हो, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा पुनः करार से ये हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। जिनको आप नेता कहते हो, ये दलाल और भड़वे पैदा हुए, दाना हमारे समाज में खाते और अंडा जाकर कांग्रेस बीजेपी में देते। जो बात आप लोगों को समझाई जा रही, बताई जा रही है, उन बातों को आप लोगों ने समझना चाहिए। क्या बाबा साहब आंबेडकर से आप लोग ज्यादा विद्वान हो? क्या ज्यादा विद्वान हो? ज्यादा विद्वान है बाबा साहब आंबेडकर से कोई इधर बैठा हुआ? बाबा साहब कह रहे हैं, आप उनको नेता कहते हो। बाबा साहब ने कहा ये दलाल और भड़वे है। पुनः करार से दलाल और भड़वे है, इस वजह से तो 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुई। अगर समाज के लड़ झगड़ने वाले होते कब की लागू हो गई होती, तो ये पढ़ा लिखा बच्चा आदिवासी का माइक पर क्यों चिल्लाता घरदार छोड़कर? आईएएस अधिकारी नहीं होता, फॉरेन एजुकेशन नहीं मिलता मुझे। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें, विधेयक पालिका महत्वपूर्ण पिल्लर 3.5% ब्राह्मणों के नियंत्रण में,
दूसरा है कार्यपालिका। देश को चलाने के लिए हर साल 4,500 IAS अधिकारी लगते हैं। SC ST 22.5% है, 4,500 में 22.5% होता है। 1024 है, 612। 50 में संविधान लागू हुआ। 1951 में किसी ने तो भी एडमिशन ली होगी पहली में, 12 साल बाद 12वीं पास हुआ। हमारे समाज का कोई तो भी व्यक्ति 1963 में 12वीं पास हुआ, ग्रेजुएशन के 3 साल। 1966 में ग्रेजुएट हुआ। 70 के दशक तक हमारे समाज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। भारत में 750 जिला है, उनमें से 94 जिले के कलेक्टर SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं और भारत के 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मणों के हैं। और 70 के दशक के पहले हमारे समाज में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था। तब ब्राह्मण लोग इंटरव्यू लेने के लिए रहते थे और क्या कहते थे जानते हो? कैंडिडेट नॉट अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। इसका अर्थ होता है जो वैकेंसी निकली है पोस्ट की, उसके लिए पढ़ा लिखा आदमी अवेलेबल नहीं है। आज हमारे लाखों करोड़ों बच्चे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, आज क्या कहते? कैंडिडेट अवेलेबल। अभी पढ़े लिखे अवेलेबल है, लेकिन दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। जो अवेलेबल है वो सुटेबल नहीं है, लायक नहीं है। 52% OBC भारत में है, 4,500 में 52% होता है। 2342 है, सिर्फ 119। 2015 में 314 OBC के बच्चे IAS के लिए सिलेक्ट हुए। नरेंद्र मोदी ने क्रीमिलियर लगाकर रिजेक्ट कर दिया। क्रीमिलियर क्या है? जिनके दांत है उनको चने नहीं दिया और जिनके दांत नहीं है उनके सामने चने रख दिया, उसे कहते क्रीमिलियर। यानी जो पढ़ाई कर रहा है, सरकार ने कहा इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सरकार ने कहा उस OBC के बच्चे को रिजर्वेशन मिलेगा। जिन मुसलमानों के विरोध में हम लोगों को लड़ाते रहते हैं ये लोग, क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने सछूत अछूत बनाया? क्या मुसलमानों ने हम लोगों को जंगल की ओर खदेड़ा? क्या मुसलमानों ने आरक्षण खत्म किया? क्या मुसलमानों ने नौकरी खत्म की? जवाब दो भाई, किसने की? खत्म की? अगर इन सारे सवालों के जवाब अगर नहीं है तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? ब्राह्मण हमारे दिमाग में डालते रहता है, क्योंकि सत्यानाश ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मणों के विरोध में इस देश में विद्रोह ना हो, इसलिए मुसलमानों से हमको भिड़ाते रहता है। अब मुसलमानों का आंकड़ा बता रहा हूं। मुसलमान भारत में 10.5% है। 4,500 IAS अधिकारी में मुसलमानों के 387 होने चाहिए। 11 IAS है। जिनको हमें दुश्मन बताता है उनके सिर्फ 11 IAS और 3.5% ब्राह्मणों के 3,649 IAS अधिकारी। 750 जिला में से 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मण। पहला पिलर विधेयक पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, जहां पर हमारे विकास एवं कल्याण के विधेयक पारित होते, वो विधेयक कार्यपालिका में आते। कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में। तीसरा पिलर न्यायपालिका। न्यायपालिका में 98% जज सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण, 36 में से 33 जज ब्राह्मण। हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं ऑल इंडिया में, उनमें से 582 जज ब्राह्मण, 18 जज SC OBC माइनॉरिटी। भारत के इतिहास में हमारा आदिवासी का अभी तक जज नहीं बना। चौथा पिलर मीडिया। देश खड़ा है, देश चल रहा है 4 पिलर पर। चौथा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल ब्राह्मणों के नियंत्रण में। प्रिंट मीडिया में सारे पेपर ब्राह्मणों के नियंत्रण में। ट्रेडिशनल मीडिया में जिनको आप महाराज कहते हो वो महाराज नहीं है, वो महाराज नहीं है, वो RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पूर्णकालीन प्रचारक है। आप उनको महाराज कहते हो। आसाराम बापू, नित्यानंद महाराज, भेगानंद महाराज, डोंगरे महाराज, भोंगरे महाराज, न जाने कितने महाराज है। आप कहते हो महाराज हो, महाराज नहीं है, वो प्रचारक है। 6 लाख गांव में घूमते रहते हैं। आप अपने समाज को जगाने के लिए कितना घूमते हो, कितना समय देते हो? चौथा है वोकल मीडिया। जैसे मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का पूर्णकालीन प्रचारक हूं, जैसे मैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का पूर्णकालीन प्रचारक हूं, बहुजन क्रांति मोर्चा का पूर्णकालीन प्रचारक हूं, देश भर घूमते रहता हूं मेरे समाज को जगाने के लिए।
उसी प्रकार से वोकल मीडिया में ब्राह्मणों के बच्चे पढ़े लिखे, जो हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिए हुए बच्चे ब्राह्मणी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हमारे समाज का ब्रेन चौपट करने के लिए घूमते रहते हैं। देश को चलाने के 4 पिलर ब्राह्मणों के नियंत्रण में चले गए। जिनको आप अपना नेता मानते हो, वो एक तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है या बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जो बात आपको बताई जा रही है साथियों, आखिरी एक ही बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। अगर 3.5% ब्राह्मण आज हमारे ऊपर हजारों साल से राज कर रहे हैं और वर्तमान में अगर राज कर रहे हैं, उसका एक मौलिक कारण आपको समझाना चाहता हूं। 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो किसी भी ग्राम पंचायत का भारत का सदस्य नहीं बन सकता। भारत के किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता।